हाँ जी बच्चों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके साथ साथ हमने बताना है वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट ए डाइपोल बाय स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और उससे हमारे पास आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एक डाइपोल आपके सामने नजर आ रहा है आपको, और ये डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर बच्चे वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अब जब हमने डाइपोल को इस तरह से ओरिएंट किया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, लेकिन हमें उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि वो कैसे निकलेगी। उसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, हम इस डाइपोल को रोटेट करेंगे बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। तो देखिए जब हम इस डाइपोल को रोटेट करेंगे क्या होगा, इस टाइम पर इस डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है Q, उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है विच इज QE, है ना। और नेगेटिव चार्ज जो है उस पर भी फोर्स लग रही है, उस पे लग रही है -QE के बराबर। इस टाइम ये फोर्स तो लग रही है ना, जिसके कारण इस डाइपोल पर बच्चे टॉर्क लग रहा है। ये डाइपोल अपने आप जो है घूम जाएगा, ठीक है। नाउ हमें मींस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये घूम जाएगा, क्योंकि अभी इस पर टॉर्क लग रहा है। और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो होता है P इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमने ज्यूम करना है कि हम इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, ऐसे, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा भी उस पर टॉर्क लगाएंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, और उस वजह से हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाओगे। वही जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो बन जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर सिस्टम में क्या है, यहाँ पर सिस्टम में एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, P वेक्टर जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाई गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसी और चार्ज की वजह से, फॉर एग्जांपल दो शीट्स हैं पैरेलल शीट्स, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई है। तो बहुत सिंपल सा काम हमने करना है, हमने यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है टू रोटेट ए डाइपोल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट द डाइपोल is rotated by small angle d theta by applying a small external torque, जिसको हम बोल देंगे टो। और ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है ये इंटरनल टॉर्क के ही बराबर होता है, बट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि अगर इसको स्मॉल एंगल से घुमाया है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, द स्मॉल वर्क टू डू दिस, अगर हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज dw इज इक्वल टू टो d थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल वर्क। जैसे हमारे पास जो लीनियर वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास जो रोटेशनल वर्क होता है दैट इज टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, और इसके पैर में मैं यहाँ पर एक्सटर्नल EXT भी लिखूंगा। अब ये जो वर्क है बच्चे, इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं PE साइन थीटा, और साथ में लिख देंगे d थीटा। तो दिस इज द स्मॉल वर्क दैट इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारे पास साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ये एक्सटर्नल वर्क है, हमने पहले ही लिख दिया, ये हमारा वर्क है। अब हमने टोटल वर्क निकालना है, तो बहुत आसान है। अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हैं किसके लिए, फ्रॉम एनी एंगल थीटा 1 टू एनी एंगल थीटा 2, तो दैट विल गिव यू W एक्सटर्नल। तो सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है जैसे हम हमेशा करते हैं, PE साइन थीटा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे, साथ में लिखेंगे d थीटा, लिमिट्स आ जाएंगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2। इट इज वेरी सिंपल। P और E दोनों कांस्टेंट है, P डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स बन जाती हैं थीटा 1 टू थीटा 2। तो इट इज वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी PE, माइनस साइन मैंने बाहर लिख लिया, cos theta 2 minus cos theta 1. So this is the formula. Now what is theta 2? Theta 2 is the final angle and theta 1 is the initial angle. Now this external work
इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहां पर हमने लिख दिया माइनस पीई cos theta 2 minus cos theta 1. So this is the expression for change in potential energy when we rotate a dipole inside the external electric field. Okay, so this is the first expression that we want, change in potential energy. ठीक है, अब हम इसका एक स्पेशल केस करेंगे। यहां तक बहुत इजी इसको लर्न करना है एक्सप्रेशन को। नाउ वी विल डू ए स्पेशल केस। हाँ जी, स्पेशल केस क्या है? लेट अस सपोज जो डाइपोल है वो इनिशियली थीटा 1 एंगल 90 डिग्री पे था। ठीक है, मींस जो इनिशियल डाइपोल की पोजीशन है बच्चे वो ये है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, डाइपोल मोमेंट P ऊपर चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अभी इन दोनों में P वेक्टर में और E वेक्टर में बच्चों जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये इनिशियल पोजीशन है। अब इस इनिशियल पोजीशन में आपको पता है कि हमारे पास जो एंगल होगा cos 90 है ना, वो 0 आ जाएगा। अगर थीटा 1 90 डिग्री है तो cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो दिस इज फॉर इनिशियल पोजीशन। और लेट अस सपोज हमने इस डाइपोल को घुमाया है विद एट एनी एंगल थीटा। तो वो थीटा एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। तो लेट अस सपोज हमने इसको घुमाकर इस पोजीशन में ले आए, डाइपोल को किसी एंगल थीटा पर ले आए। तो मीन्स जो थीटा 2 है हमारे पास वो हमने थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, एनी एंगल थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा यू निकलेगा वो डेल्टा यू निकलेगा माइनस पीई कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 इज मीन्स कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 मीन्स कॉस 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। दिस इज डेल्टा यू। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू? यूएफ माइनस यूआई। ठीक है, हमेशा डेल्टा यू होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब यहां पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां से आ जाएगी, और जो यूआई है बच्चे वो तो 0 थी, है ना, क्योंकि जब थीटा 1 हमने लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूआई है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है। तो हमारे पास आ गया यूएफ इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और दिस इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन हमारा मेन एक्सप्रेशन है जब भी कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और डाइपोल किसी एंगल थीटा पर पड़ा हुआ है उसमें, तो थीटा एंगल पर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज जो डाइपोल है वो 30 डिग्री पर पड़ा है, ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होगी? माइनस पीई कॉस 30 मीन्स माइनस पीई रूट 3/2। तो आप किसी भी ओरिएंटेशन पर पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। अगर हम थीटा को 0 पुट कर दें तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कितनी होगी? थीटा 0 मीन्स कॉस हमारे पास 1 हो गया। तो एट थीटा इक्वल टू 0 हम यहां बनाते हैं सिचुएशन। नाउ दिस इज योर डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर हम यहां पर थीटा 0 पुट करें तो यू हमारे पास आ जाएगा माइनस पीई, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमको पूछा जाए कि टॉर्क कितना लग रहा है, तो यहां पर टॉर्क 0 लग रहा है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 0, साइन 0 जो होता है हमारे पास वो 0 होता है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क 0 लग रहा है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, मींस डाइपोल हमेशा इसी स्टेट में रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, मींस अगर आप इस चार्ज को थोड़ा सा इधर लेके जाएं या इसको थोड़ा सा इधर लेके जाएं, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू दिस पोजीशन अगेन। फिर ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे पास इस पे भी फोर्स लग रही है QE और इस पे इधर फोर्स लग रही है QE, तो उसने इसको घुमा देना डाइपोल को और वो आ जाना स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये फर्स्ट डायग्राम जो है बच्चे स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, इसमें थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। सेकंड है हमारे पास अगर थीटा हम 180 डिग्री ले लें तो क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास ये डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखो, नेगेटिव इधर बना, पॉजिटिव इधर बना, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री। अब यहां पर भी अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो PE साइन 180 होगा। तो साइन 180 तो बच्चे हमेशा 0 ही होता है, तो टॉर्क इस केस में भी 0 है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम की ही पोजीशन है
बट दिस पोजीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर हम यहां से डाइपोल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्ब करके वापस अपनी पुरानी स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम u कैलकुलेट करें तो माइनस पीई कॉस 180 डिग्री विच इज -1, तो यहां आ गया पीई मींस इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की बच्चों वो मैक्सिमम होती है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो u की मिनिमम वैल्यू है माइनस पीई, मैक्सिमम वैल्यू है पीई, ध्यान रखेंगे पी इंटू ई। जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारा डाइपोल इस तरह पड़ा है 90 डिग्री पर, तो डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बन गई पी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस सेक्शन में है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। उस केस में जो u होता है वो जीरो होता है, लेकिन उस केस में जो टॉर्क होता है बच्चे वो p इंटू ई, उस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगता है। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जीरो टॉर्क की कंडीशन व्हेन थीटा इज 0 एंड 180, मैक्सिमम एनर्जी व्हेन थीटा इज 180, मिनिमम एनर्जी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, स्टेबल का डायग्राम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम और जीरो पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आते हैं इस पे। चलिए, तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वर्क फाइंड करने हैं टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है बच्चों की स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जी थीटा 1 जो होगा, इनिशियल को हमने फ्रॉम के साथ इनिशियल है ना, तो इनिशियली वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, मतलब 0 डिग्री है। फाइनली वो पड़ा हुआ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब थीटा जो है वो 180 डिग्री है। और हमें कैलकुलेट करना है वर्क। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है, और दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला है बच्चों, इसको लर्न कर लें। तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 मतलब -1 आ जाएगा जब आप थीटा 2 की वैल्यू 180 पुट करोगे, और यहां 1 आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस पीई इंटू -2, सॉल्व करके हो गया 2PE. So this is the work done required to rotate a dipole from stable to unstable equilibrium. तो ये एक पॉजिटिव वर्क आ रहा है, मींस आपका एफर्ट लग रहा है ना, देखिए एफर्ट लगेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल जो है वो पहले ऐसे पड़ा हुआ था, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, डाइपोल मोमेंट इस तरफ। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा आपको। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपका एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फोर्स जो है वो इधर लग रही है QE, और एक फोर्स इधर लग रही है माइनस QE। जब आप इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो जो इसका एक्चुअल टॉर्क है, इंटरनल टॉर्क, आपको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसलिए आपका एफर्ट लगेगा। इसका मतलब है जो वर्क आया हमारे पास वो पॉजिटिव आएगा, एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव आएगा। इंटरनल वर्क यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने कितना काम किया है, तो दैट इज माइनस ऑफ एक्सटर्नल विच इज -2PE। तो दिस इज इंटरनल वर्क, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एक्सटर्नल वर्क को, यू विल गेट इंटरनल वर्क। इंटरनल का मतलब है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थी, बहुत सिंपल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके सामने है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मींस डेल्टा U निकालना है, of a dipole in uniform electric field when it is rotated from 45 to 30 degree. तो again minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. तो minus PE, final angle is 30 degree, initial angle is 45 degree. Okay, तो ये बन गया minus PE रूट 3/2 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये आंसर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज द आंसर। तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक्सटर्नल वर्क के लिए आपने ये रिलेशन लर्न करनी है। आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसे भी चल सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI, और UF बच्चे आपके पास होगा माइनस PE cos थीटा 2, और UI होगा माइनस PE cos थीटा 1। तो यहां से यही रिलेशन बन जाएगी, आप डायरेक्ट लगा दें, चाहे आप अलग अलग कैलकुलेट करके बाद में उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
हाँ जी बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा ऐसा सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, है ना। लेट अस सपोज 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट उस सरफेस पे सब जगह 9 वोल्ट हो। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरह के ईपी सरफेसेस होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट तरह की होती है। उन शेप्स तक जाने से पहले हम स्टडी करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं और वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि वर्क डन, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क हो चाहे वो इंटरनल वर्क हो, वर्क डन ऑन एन ईपी सरफेस इज जीरो। कौन सा वर्क डन? टू मूव ए चार्ज। अगर आप ईपी सरफेस पर किसी चार्ज को, किसी इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को या किसी भी तरह के चार्ज को मूव करवाना चाहते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं पर किसी भी तरीके से जा सकता है क्योंकि वहां पर उस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका प्रूफ भी है हमारे पास छोटा सा। वो कैसे है? आपको पता है कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हैं वो वाला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो VF माइनस VI। ये डिफरेंस कौन सा है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेट अस सपोज ये आपके सामने एक सरफेस है, एक यहां पॉइंट है, एक यहां पॉइंट है, यहां पर लेट अस सपोज VF है और यहां पर लेट अस सपोज VI है। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला है। और ईपी सरफेस की डेफिनेशन ही बोलती है कि V इज सेम। अगर V सेम है तो मतलब VF और VI दोनों एक ही हैं। तो जब यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे आप, Q बन जाएगा V माइनस V, क्योंकि दोनों की वैल्यू V है तो आंसर विल बी जीरो। तो दिस वर्क इज ऑलवेज जीरो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपी सरफेस। ठीक है बच्चों, अब अगर आपके पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब अगर चाहे वो अंदर जा रही है चाहे सरफेस से बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर ही रहेगी। कैसे समझेंगे ध्यान से। लेट अस सपोज आपके पास एक शीट है, पॉजिटिव शीट। अब ये एक ईपी सरफेस है, इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ड्रॉ की जाती हैं तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर टू शीट होती है। ठीक है बच्चों, कोई भी कंडक्टर, अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी। और ये चीज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी स्टडी करते हैं, बनेगी। और ये चीज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मींस ईपी सरफेस। अगर आपके पास कोई इस तरह का भी सरफेस है, उस सरफेस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में भी बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर ही बनेगी। ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सारा सरफेस ईपी सरफेस ही होगा, चाहे शेप जैसी मर्जी है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ है बच्चे बहुत आसान। देखिए, लेट अस सपोज ये कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा एंगल बना रही है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करना है ऑन दिस सरफेस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में जाएगा इधर, इसको हम बोल देंगे E cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इसको बोल देते हैं E sin थीटा। अगर ऐसे परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसे इंक्लाइंड हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो कंपोनेंट्स होंगे। ओके, अब अगर लेट अस सपोज हम किसी चार्ज पार्टिकल को Q को यहां से लेके यहां तक मूव करवाना चाहते हैं, ऐसे मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्क कितना होता है, वो वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो होगा W इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट हेयर, वो वर्क अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो होगा W इज इक्वल टू F डॉट dr वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास लेट अस सपोज dr का डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, ये वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, अगर हम इसको खोल दें यहां पर तो ये बनेगा Q इंटू E डॉट dr, है ना। तो ये वर्क है इसके बराबर, ठीक है। नाउ दिस वर्क इज जीरो, ये तो आपको पता ही है, वर्क इज जीरो। अगर ये जीरो है तो मींस
E डॉट डी आर इज 0, इसका मतलब है कि E cos थीटा इंटू डी आर इज 0। अभी ना तो E 0 है ना डी आर 0 है, तो मीन्स cos थीटा 0 है, तो cos थीटा 0 तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मीन्स अगर हम ऐसे इंक्लाइंड मान भी लें, इस तरह से इसका कंपोनेंट अगर बना भी दें, तब भी वर्क जो है वो 0 होना चाहिए। तो वर्क तभी 0 होगा अगर ये वाला एंगल थीटा जो हमने कंसिडर किया था वो 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द प्रूफ, थीटा इज 90 डिग्री। इसका मतलब है देयरफॉर E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर जो है वो सरफेस पे है और E उसके परपेंडिकुलर है। ये हमेशा होगा ईपी सरफेस में। तो ये छोटा सा 1 मार्क का प्रूफ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो पक्का पूछी जाएगी। नेक्स्ट है सेपरेशन बिटवीन ईपी सरफेसेस, मींस जो डीआर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, ऐसे, तो ईपी सरफेसेस एक तो परपेंडिकुलर बनेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। और सेकंड केस में लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास ऐसी है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपको डिफरेंस पता है, ये वीक है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, ये स्ट्रांग वाली है। तो इस केस में ईपी सरफेसेस भी जो बनेंगे वो दूर दूर बनेंगे, ठीक है बच्चों। डी आर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, डी आर छोटा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, डी आर बड़ा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और सिंपली ऐसे भी डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी उतने ईपी सरफेसेस भी जो है वो दूर दूर होंगे, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ये कुछ, हाँ जी, टू ईपी सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि अगर हम दो ईपी सरफेसेस, लेट अस सपोज एक ये सरफेस है और एक इसको काट के ऐसे निकल रहा है, तो यहां पर एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी। उस पूरी लाइन पर हमारे पास दो दो पोटेंशियल की वैल्यूज आ जाएंगी, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो इसका मतलब है ईपी सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमारे पास कुछ ईपी सरफेसेस हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज का बना हुआ है, ये क्यू चार्ज है। ओके, नाउ सी द डायग्राम। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला डायग्राम है बच्चे, ये वाला डायग्राम, ये एक पॉइंट चार्ज के ईपी सरफेसेस ड्रॉ किए गए हैं विच आर स्फेरिकल इन शेप, है ना। स्फेरिकल क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम एक पॉइंट चार्ज ले लें, जैसे यहाँ एक पॉइंट चार्ज ले लें, वहां से किसी डिस्टेंस r पर पोटेंशियल होगा k क्यू बाय r। अब इसको रेडियस मान लें r को, और यहाँ पर एक सफियर ड्रॉ कर दें। सफियर 3D में, सर्कल नहीं है, ये सफियर है। तो अगर स्फीयर ड्रॉ कर दें, उस स्फीयर पे हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होगा, क्योंकि क्यू भी सेम है और आर भी सेम है। तो इस तरह के स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं वो ईपी सरफेस होते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज। चाहे पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बनेंगे। चार्ज के पास बनाएंगे तो ये थोड़े पास पास बनेंगे। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चले जाते हैं, ये ईपी सरफेसेस की जो सेपरेशन है बिटवीन टू सरफेसेस वो बढ़ती जाती है, तो थोड़े दूर दूर बनते हैं अगर हम चार्ज से दूर चले जाएं। तो वो वही वाली प्रॉपर्टी है, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारे पास, ये वाला है हमारे पास डायग्राम फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच इज ए डाइपोल, ये आपको पता है। तो इसमें अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, सिर्फ ये जो वायलेट कलर की लाइंस हैं ये सरफेसेस हैं, जैसे बीच वाला बिल्कुल, ये हमारे पास वही है इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये पूरा का पूरा प्लेन जो होता है बच्चे, ये ईपी सरफेस होता है, और बाकी सारे सरफेसेस भी ईपी सरफेसेस हैं। कैसे ड्रॉ किए गए हैं? ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी गई हैं, फिर हर पॉइंट पर देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाला सरफेस बनना चाहिए। तो वहां से जब इसको बनाया जाता है तो वो इस तरह की शेप आती है। ये थोड़े से स्फीयर ही है, ये स्फीयर नहीं है, ओवल है अंडे जैसे, और कॉन्सेंट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो एलिप्स टाइप शेप है इसकी। तो ये इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉ करने नहीं आएंगे, हो सकता है कि आपको पहले से ही ड्रॉ किया हुआ डायग्राम मिल जाए एग्जाम में, पेपर में, और आपको पूछा जाए कि ये वाले जो ईपी सरफेस हैं ये किसके हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक बड़ा वाला पॉजिटिव एक छोटा वाला नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव चार्जेस। इस तरह के चार ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो सरफेसेस को देखकर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगना चाहिए, इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला डायग्राम जो है ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, तो इसमें ऐसे एक ओवरलैपिंग रीजन होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी सेम डायग्राम है,
अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी सेम डायग्राम है, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है बच्चे, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली है और ईपी सरफेसेस इस तरह से परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और उनमें जो सेपरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर सेपरेशन एक्स है तो यहां से लेके यहां तक भी सेपरेशन एक्स ही रहेगी। अगर आप एक पीछे भी ड्रॉ कर देंगे उसकी सेपरेशन भी एक्स ही रहेगी। तो दीज आर द डायग्राम्स फॉर ईपी सरफेसेस, ठीक है। ये वाला डायग्राम मत देखना आप बच्चे, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक, पता नहीं ये लाइन सी आ रही है। ये वाला डायग्राम आप देखिए फॉर पॉइंट चार्ज, दिस इज फॉर डाइपोल, यहां लिख देते हैं डाइपोल। These are for two same kind of positive charges. This is for uniform electric field. चलिए, हाँ जी, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, एक पहले क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट remains constant along z axis, z direction मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन z है बट उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे z की तरफ बढ़ रहा है। हाउ आर दीज सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन। तो जैसे कि आपको बताया गया क्वेश्चन में कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे आप ईपी सरफेसेस की जो सेपरेशन है उसको कम करते जाएंगे। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक और ड्रॉ करें तो वो अगला वाला ऐसा बनेगा, उसकी सेपरेशन और कम बनेगी, इनकी ज्यादा है, और लास्ट वाले की सेपरेशन सबसे ज्यादा है। तो ईपी सरफेसेस जो हैं वो इसी तरह से ड्रॉ होने हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में बढ़ते चले जाओगे सेपरेशन बिटवीन द सरफेसेस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन था। तो हाँ जी बच्चों, आज का जैसे कि हमने डिस्कस किया जो टॉपिक है दैट इज कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, लेट अस सपोज आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने कुछ चार्ज क्यू ट्रांसफर किया, लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया। तो क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अल्टीमेटली ये सारे के सारे चार्जेस सरफेस पर आके टिक जाते हैं, वहां पर ये रेस्ट पे आ जाते हैं। तो कंडक्टर के केस में जितना भी चार्ज है वो सारा चार्ज सरफेस पर चला जाता है और इस कंडीशन को अचीव करने में जो टाइम लगता है दैट इज वेरी स्मॉल टाइम, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 10⁻⁻16 सेकेंड्स। इसके बाद जो कंडक्टर की स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब उसके बाद चार्जेस का कंडक्टर के अंदर कोई मोशन नहीं होता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कंडीशन जो है ये आमतौर पर अचीव हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में बच्चों उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फटाफट पॉइंट्स हम लिख लेंगे। इन पॉइंट्स के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं डायरेक्ट, उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। तो जैसे कि यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई वेक्टर इनसाइड द कंडक्टर दैट इज ऑलवेज जीरो, चाहे वो होलो कंडक्टर हो चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे वो जीरो होगी। होलो के केस में भी ऐसा होगा। होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब है जैसे आपके पास एक लेटर सपोज शेल है, तो इस शेल को भी अगर आपने चार्ज दे दिया, सारा चार्ज बच्चे सरफेस पे आएगा और यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है एयर, ये वाली स्पेस, यहाँ हर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो जीरो होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, और इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोला जाता है। कंडक्टर का सरफेस जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईपी सरफेस, वहां पे पोटेंशियल पूरे सरफेस पे सेम होता है, ये भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है ऑल द चार्जेस रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस, ये बात हो गई। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, सिग्मा की बात हो रही है, दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा उतनी सिग्मा बड़ी होगी। इसको समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। देखिए ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है आपके सामने, कहीं से ये थोड़ा सा तीखा है, नुकीला है कंडक्टर, और कहीं से थोड़ा सा फ्लैट है। तो जब हम इसको चार्ज देंगे बच्चे, चार्ज कभी भी इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज इस तरह से, जहां पर नुकीले एंड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर ज्यादा चार्ज आ जाता है हमारे पास,
और जहां पर फ्लैट सरफेसेस होते हैं वहां पर कम चार्ज रहता है। इस चीज का प्रूफ भी है हमारे पास, अभी हम एग्जांपल में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक उसमें इसको प्रूफ भी करेंगे। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। नाउ व्हाट इज स्मॉल आर? देखिए, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं और यहां पर एक स्फीयर इमेजिन करूं, ऐसे मैंने उस कर्वेचर से एक स्फीयर इमेजिन कर लिया, इसकी जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर छोटा सा स्फीयर बनेगा और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो छोटी होगी। तो जितना तीखा एंड होगा, जितना नुकीला होगा, जितना कॉर्नर होगा वहां पर, उतना सिग्मा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉर्नर होने से आर छोटा हो जाएगा और सिग्मा जो है वो बड़ा हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं, लेट अस सपोज हियर इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी और यहाँ पर है पॉइंट सी, और आपको बोला जाए यहाँ पर सिग्मा 1 है, यहाँ पर सिग्मा 2 है, यहाँ पर सिग्मा 3 है, 3 सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी कि हमने इसको चार्ज दिया इस कंडक्टर को, और इस तरह से 3 डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटीज है हमारे पास। तो आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी सबसे बड़ी है। तो आपने देखना जी, जो एंड सबसे नुकीला है वहां पर सबसे ज्यादा सिग्मा होगा। यहाँ पर जैसा थोड़ा सा तीखा एंड है ये वाला, तो इस केस में सिग्मा 1 जो है वो सबसे बड़ा होगा, सिग्मा 2 जो है वो उससे थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा फ्लैट है उससे, जस्ट देखने से पता चल जाता है कंडक्टर को। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर सिग्मा 3 सबसे छोटा होगा। समझ गए इस चीज को? ध्यान से इस चीज को कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना कि जितना तीखा एंड होगा कंडक्टर का उतना सिग्मा वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एट द सरफेस, है ना, मैं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, बाहर नहीं बोल रहा, यहां नहीं बोल रहा, यहां नहीं बोल रहा, यहां नहीं बोल रहा, अंदर तो जीरो है आपको पता है। अगर हम सरफेस पे बात करें, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर जो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। लेट अस सपोज हमने ना यहाँ पर एक ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, ये गॉसियन सरफेस यहाँ पर ए एरिया सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर रीजन में तो जीरो है, हमें पहले से ही कंडक्टर की प्रॉपर्टी से ये चीज पता है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो यहाँ पर जब हम फ्लक्स लिखेंगे, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, वो कैसे लिखा जाता है? फ्लक्स लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ही बच्चे ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है। दिस इज फ्लक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, छोटे से पॉइंट पर जो फ्लक्स है वो ये है E इंटू ए, और इसका दूसरा फॉर्मूला है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से आ गया, चार्ज इनक्लोज्ड। अब इस सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है, जितना भी यहाँ पर सिग्मा होगा उस सिग्मा को उस पर्टिकुलर एरिया से, सिलेंडर के ये वाले एरिया से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर चार्ज आ गया और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर E इंटू ए है, तो A से A कैंसिल हो गया। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर अगर आपको छोटा सा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो आपने ये वाला एनालिसिस करना है। और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चे n कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, हर किसी कंडक्टर के सरफेस पर सिग्मा लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल, अब कंडक्टर के सरफेस पे बच्चे जो पोटेंशियल होता है दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, है ना। कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है हर जगह पे, सेम होता है हर जगह पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है बच्चे वो कांस्टेंट होता है, उसके ऊपर भी और उसके अंदर भी। अगर आपके पास कोई इस तरह से आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है और आप बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल जितना, लेट अस सपोज सरफेस पर पोटेंशियल V है, तो उसके अंदर भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल V ही होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ पर हम वही रिलेशन यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर E जीरो है तो V मतलब कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जो पोटेंशियल होता है दैट इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है उस केस में तो हमने इस चीज को फाइंड किया होगा कि कितना पोटेंशियल है। वहां हमें क्या चाहिए होता है, इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस चाहिए होती है, चार्ज Q चाहिए होता है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज KQ बाय कैपिटल R, ये आपको पता है। लेकिन आर्बिट्ररी शेप के कंडक्टर में आप ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पर एक रेडियस नहीं है, वहां पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो वेरी करता रहेगा।
तो ये स्फेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, स्फेरिकल के लिए k3/r है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एक बार ना ये प्रॉपर्टी सारी गो थ्रू करनी है, जब भी इस चैप्टर को पढ़ना है एक बार इसको देख लेना है, क्योंकि इसके बेसिस पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है बच्चे वो ये है, व्हेन ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। अगर आप किसी चार्ज कंडक्टर को, ये हमारे पास चार्ज कंडक्टर था, पॉजिटिव चार्ज था, अगर आप इसको ग्राउंड कर दे, मीन्स आपने इसको अर्थ कर दिया, तो अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से ट्रांसफर होंगे, पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर चार्ज जीरो हो जाएगा कंडक्टर के सरफेस पर, तो उसका पोटेंशियल भी जो है बच्चे वो भी जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमारे पास एक एप्लीकेशन निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से ना डिवाइसेस को, कंपोनेंट्स को और इवन ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक शील्ड्स की हेल्प लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक शील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक शील्ड इस तरह का कोई मेटेलिक केज हो सकता है जो चारों तरफ से बंद है। फॉर एग्जांपल लिफ्ट, आप लिफ्ट में जा रहे हो, मेटेलिक लिफ्ट है, चारों तरफ से बंद है, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि लिफ्ट के अंदर जाते ही जो मोबाइल के टावर्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, टावर आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण आ रहा है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आयरन के अंदर या मेटल के अंदर जा ही नहीं सकती। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब आप इस तरह के कंडक्टर को लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो एक साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, उसके ऑपोजिट साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से परपेंडिकुलर बनेंगी, यहाँ पर ऐसे अंदर जा रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव से बाहर आ जाएंगी। लेकिन उसके अंदर जहां पर ये होल है, इस होल को कैविटी बोला जाता है, इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, इसको एज ए एप्लीकेशन यूज किया जाता है इन वेरियस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग हो रही है, तो उस केस में अगर आप ग्राउंड पर ऐसे बाहर खड़े हैं तो दैट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू यू सिट इनसाइड ए कार। अगर आप कार के अंदर बैठ जाओगे तो कार जो है बच्चे वो मेटल का उसका केज है, मेटल का बना हुआ है, चारों तरफ से कार बनी होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइटनिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो बाहर आप कम सेफ हो, अंदर ज्यादा सेफ हो। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है बच्चे बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे तरफ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक जाल सा बिछा हुआ है। घर पे वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, और उसके साथ साथ मोबाइल फोन के टावर्स हैं, या कोई डिश टीवी चल रहा है, कुछ भी है ना, तो इतनी सारी वेव्स, रेडियो की वेव्स हैं, ये सारी वेव्स हमारे अराउंड इस टाइम है। तो अगर कुछ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको अगर आप इंटरफेरेंस से बचाना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेटल के छोटे छोटे केजेस, छोटे छोटे बॉक्सेस बना के वो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको उनके अंदर रखा जाता है, शील्डिंग करने के लिए ऐसा होता है। और लास्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल ना एक्चुअली जो केबल टीवी आता है घरों में, या जब भी हम किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, सिग्नल मींस फॉर एग्जांपल टीवी के सिग्नल या किसी और रेडियो के सिग्नल, टेलीफोन के सिग्नल्स, तो उनको पहुंचाने के लिए हम जो केबल यूज करते हैं दैट केबल इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। तो ये जो कोएक्सियल केबल है बच्चे, वो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। एक सेंटर में कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की इस तरह से लेयर होती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर मेटेलिक मैश होती है। मेटेलिक मतलब जाली बनी होती है इस तरह की, एल्यूमिनियम के मटेरियल की इस तरह से मैश बनी होती है। तो वो जो मैश होती है बच्चे, जाली होती है, वो क्या करती है, वो एक मेटल का केज बना लेती है। अब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, चाहे वो मोबाइल के कारण आ रही हैं, चाहे वो रेडियो के कारण आ रही हैं, या किसी भी कारण अगर बाहर से हमारे पास कोई सिग्नल आ रहा है, तो वो सिग्नल इस वायर के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो शील्ड हो जाता है, वो बाहर रह जाता है। और जो हमारी अंदर वाली वायर है विच इज कॉल्ड कोएक्सियल वायर, ये कोएक्सियल है क्योंकि एक्सिस के अलोंग है ना सिलेंडर के, तो दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल वायर, उसमें से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जो 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शेल। शेल मतलब कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है या होलो शेल हो सकती है। और इसके साथ साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन अरेंजमेंट ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स, जिसमें 2-3 शेल्स इकट्ठी ले लेंगे, उनको कुछ चार्जेस दे देंगे और किसी पॉइंट पर उन सब का नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ हम करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस। 2 कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, दोनों चार्ज्ड हैं, उनको कनेक्ट करने पर किस तरह से फाइनल चार्जेस को कैलकुलेट करना है, उनका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, उनकी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी। तो ये प्रॉब्लम्स हम अगली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।